थर्ड स्टेट के यहाँ पर 600 मेंबर्स है। इट मीन्स कि उन दोनों की तो एक एक वोट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने क्या कहा, क्या डिमांड की, थर्ड स्टेट मेंबर्स में आए कौन कौन थे, जो प्रॉस्पेरस थे, जो मतलब धनी थे, या जो एजुकेटेड मेंबर्स थे, सिर्फ वही अलाउड थे एंट्री के लिए। जो पीजेंट्स थे, छोटे मोटे किसान थे, आर्टिसंस थे, वुमेन थी, उनको असेंबली में आने की मनाही थी। वोटिंग जो थी, द वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैज़ बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। कि जो वोटिंग स्टेट था, हर एक स्टेट की वोट कैसी थी बेटा, हर एक स्टेट की टोटल वोट 1 थी। अगर 300 मेंबर है, 300 मेंबर की वोट क्या है, 1। अभी भी ये प्रोसेस ये पहले चलता था, अभी भी इन्होंने ये प्रोसेस किया। लेकिन जो थर्ड स्टेट थे, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, उन्होंने कहा कि नहीं, वोटिंग राइट होना चाहिए और हर एक मेंबर का अपना अलग 1 वोट होना चाहिए। लेकिन इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया राजा के द्वारा, जिससे कि जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो असेंबली से बाहर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। अब 28 जून को क्या, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट के, थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपने आप वो एक हॉल में असेंबल हुए, टेनिस कोर्ट के हॉल में, इन द ग्राउंड्स ऑफ द वर्सलीज। कहाँ पे, वर्सलीज में। और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली कहा। और उन्होंने क्या कहा कि अब हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि जो पावर्स है मोनार्क की, जो राजा की पावर है, वो लिमिट रहेगी, लिमिट करने के लिए। मिराबियो अ नोबल एंड अब्बासियाज अ प्रिस्ट लेड द थर्ड स्टेट। इनकी मदद किसने की, मिराबियो, जो कि एक नोबल फैमिली से थे, और अब्बासियाज जो कि एक प्रिस्ट थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों थे, तो उन्होंने उनकी हेल्प की, उसको लेड किया। वेल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलीज। जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज पे ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रांस, बाकी जो फ्रांस था बड़े ट्रबल में था, बहुत मुश्किल में था। उसमें क्या हुआ था कि इस बार इतनी ठंड पड़ी थी कि उससे फूड क्रॉप्स हमारी जो थी बिल्कुल डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जिससे कि कीमतें बढ़ गई थी, प्राइसेस बढ़ गए थे। बेकर्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर बेकर्स ने ब्रेड को होर्ड करना शुरू कर दिया, मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। जिससे कि अब कुछ घंटे जो आते थे लेने के लिए, जो वुमेन आती थी लेने के लिए, जब उनको लगा कि काफ़ी घंटे हम वेट कर रहे हैं बेकरी के सामने इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर, तो उन्होंने क्या किया, शॉप में धावा बोल दिया, शॉप में घुस गए। पूरा का पूरा जो क्राउड था वो शॉप में घुस गया। उसी समय जो राजा ने कहा, राजा ने जो उनकी ट्रूप्स थी, राजा की जो सेना थी, उसको बोला कि वो पेरिस जाए। तो 14 जुलाई को ये जो क्राउड था वुमेन का और मैन का, ये जो क्राउड था, वो उसने क्या किया, बेस्टल, जो हमारा जो बेस्टल वहाँ की जो वो थी, आपकी एक किला था जहाँ पर, जिसको जेल बना कर रखा था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड र्यूमर्स स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज। कंट्री साइड का मतलब होता है जो शहर के बाहर का जो एरिया होता है, ठीक है, तो गांव का जो एरिया होता है शहर के बाहर का, तो कंट्री साइड में गांव से गांव तक क्या र्यूमर्स फैलाई दी गई कि द लॉर्ड ऑफ मैनर वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स थ्रू देयर हायर्ड गैंग्स। कि जो मेनर है, जो मतलब जो सेना है, वो आने वाली है हमारी पकी हुई क्रॉप को, जो राइप क्रॉप्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। ड्यू टू फियर, इसी डर के कारण पीजेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक द कैसल ऑफ नोबल्स, लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज। कई लोगों ने क्या किया कि जो नोबल्स थे वहाँ पर उनके यहाँ पर अटैक किया, होर्डेड ग्रेन्स को लूट लिया, जो होर्डेड ग्रेन्स है उनको लूट लिया, और जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें उनके ड्यूज थे, उन सबको जला दिया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स टू मैनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज़। कई नंबर्स जो नोबल्स की फैमिली थी, वो कई लोग जो थे, अब ये छोड़ करके, यहाँ से छोड़ करके नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए, माइग्रेट कर लिया उन्होंने। लुईस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को पहचान लिया और उसको, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। 4 अगस्त 1789 फ्रांस ने क्या पास किया, लॉ पास किया, कानून पास किया फॉर अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। जो फ्यूडल सिस्टम होता था, जो कर लगाते थे किसानों पर, जो भी फ्यूडल लगाते थे, उन सबको रिमूव करने का एक्सेप्ट पास कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स टू मैनी माइग्रेटेड नेबरिंग कंट्रीज।
द मेंबर ऑफ क्लर्की हु वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि जो मेंबर्स थे, क्लर्की के जो मेंबर्स थे, जिनको पूरे प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, उनको वो गिव अप करने पड़ेंगे। टिथ्स वर एबोलिश्ड एंड लैंड ऑन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड। कि जो टिथ्स थे, जो टैक्सेस थे, उनको एबॉलिश कर दिया गया। जो लैंड चर्च ने ले रखी थी उसको वापस ले लिया गया, मतलब स्टेट के अंडर में आ गई वो। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। नेशनल असेंबली जो बनी, नेशनल असेंबली बनी, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1791 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मोनार्क की पावर को कम करना। किसकी पावर को कम करना? जो राजा था, वो मोनार्क था, उसकी पावर को कम करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, तो फ्रांस अब बन गया, था तो मोनार्की लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट कर चुके थे, रूल्स रेगुलेशंस लॉज बना चुके थे। द पावर वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। पावर जो थी अब अलग अलग हो गई और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बढ़ गई। पावर कैसे? जैसे लेजिस्लेचर में, मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज़ में, एग्जीक्यूटिव में जो लॉ में बनाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, और जुडिशरी में कि ये देखा जाएगा कि लॉ अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे। तो ये सब में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिसने फ्रांस को क्या बनाया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। The power were now separated and assigned to different institutions. The Constitution of 1791 gave the power of making laws in the hand of National Assembly. 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या पावर थी कि जो नेशनल असेंबली है वो कानून बनाएगी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और नेशनल असेंबली कैसी थी? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। क्लियर? The National Assembly was elected by a group of electors which were chosen by active citizens. जो नेशनल असेंबली थी वो इलेक्टर्स के द्वारा चूज़ की गई थी। जैसे हम छोटे लेवल पे हम एमएलएज वगैरह को इलेक्ट करते, फिर एमएलएज वगैरह और ऊंचे पद को इलेक्ट करते, तो इसी तरीके से वो नेशनल असेंबली बनाई गई थी। एक्टिव सिटीजन्स जो थे सिर्फ मैन थे जिनकी एज 25 ईयर्स अबव थी, जो टैक्सेस पे करते थे इक्वल टू 3 days अ लेबरर वेज। और वो टैक्सेस कितना पे करते थे? जितना एक 3 दिन की कमाई किसकी? लेबर की होती है, उतने उसके इक्वल वो टैक्स पे करते थे। तो वोटिंग देने का अधिकार भी उन्हीं को था, मैन जिनकी एज 25 थी और जो टैक्स देते थे। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स हु हैड नो वोटिंग राइट। और जो बाकी जो मैन बचे जिनकी एज कम है और जिनके जो टैक्स भी पे नहीं करते, साथ ही वुमेन, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था क्या था, कैसा था उस समय? दैट कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई वो उनके अधिकारों से शुरुआत हुई कि मैन और सिटीजन के क्या अधिकार होंगे। Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were given to each human by birth. हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिए गए कि वो राइट टू लाइफ उसको अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब उनको अधिकार हैं। वर गिवन टू द ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और ये उसको जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा, उससे लिया नहीं जाएगा। It was the duty of the state to protect each citizen's natural right। कि वो ये किसकी ड्यूटी थी? स्टेट की ड्यूटी थी कि वो हमारे जो जितने भी सिटीज़न थे जो उनके नेचुरल राइट थे उनको प्रोटेक्ट करें। किसकी जिम्मेदारी थी? स्टेट की, इट मीन्स कंट्री की जिम्मेदारी थी। वेरियस पॉलिटिकल सिम्बल्स, कई पॉलिटिकल सिम्बल्स भी यूज़ किए गए, जैसे ब्रोकन चैन क्या शो करती थी? कि हमें आज़ादी मिल गई है, वी आर बिकमिंग फ्री। बंडल ऑफ रोड्स एंड फेसेस, रोड्स और फेसेस के बंडल क्या शो करते हैं? मतलब रोड्स वो की शो करते हैं स्ट्रेंथन इन यूनिटी, की एकता में शक्ति है। द आईज विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, आई ट्राइंगल के अंदर जो कि लाइट रेडिएट करती है। द ऑल सी आई स्टैंड फॉर नॉलेज, ये है किसके लिए? नॉलेज के लिए। Capture the symbol of royal power. Snake biting is its tail to form a ring, symbol of eternity. तो ये सब सिम्बल्स का इस्तेमाल किया गया। रेड फिगर ऑन कैप, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री,
कि जो रेड फिगन कैप थी वो कौन पहनते थे, जो स्लेव्स होते थे जब वो फ्री हो जाते थे, वो वाली कैप वो उसको रिप्रेजेंट करती है। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ब्लू वाइट रेड क्या है, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। द विंग्ड वुमेन जो कि क्या करते लो को पर्सनिफाई कर रही थी। तो ये सब सिंबल्स का यूज़ किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। द लो टैबलेट, और एक था लो टैबलेट, इट मीन्स द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, कि जो लॉ है वो सबके लिए समान है और सभी लॉ के बराबर लॉ के सामने बराबर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, फ्रांस ने अब मोनार्की को एबोलिश कर दिया, हटा दिया और अपने आप को रिपब्लिक बना लिया। लुईस 16 हैड असाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली में बनाया था उसको साइन कर दिया। बट ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया, लेकिन वो चुपके से किसके कॉन्टैक्ट में आ गए, किंग ऑफ प्रशिया। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वरीड बाय द एंटरप्रीनियर डेवलपमेंट इन फ्रांस, जो और नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर्स थे वो भी अब डर गए कि फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा था, और एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द रेवोल्यूशनरी इवेंट टेकिंग प्लेस, और उन्होंने कई बार कोशिश भी की कि वो अपनी सेना को भेजे और ये रेवोल्यूशनरी इवेंट्स को ख़त्म कराए फ्रांस में। मतलब कि जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर मान लो फ्रांस के लोगों ने स्टार्ट किया है ये मूवमेंट, तो आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ भी कर सकती थी। तो इसी वजह से नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर्स थे जो बहुत डरे हुए थे फ्रांस के इस डेवलपमेंट में, क्योंकि फर्स्ट जो ये राइज हुआ ना नेशनलिज्म का आइडिया, वो आपका फ्रांस से ही हुआ है। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, लेकिन उससे पहले कुछ होता, जो नेशनल असेंबली थी उसने वॉर प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट रख लिया 1792 में। पीपल सो दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। पीपल ने मतलब हमने ये देखा, लोगों ने ये देखा, ये जो वॉर हो रहा था ये किसके खिलाफ था, ये राजाओं के खिलाफ था, ये आपके मोनार्क के एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ था, जो बड़े हाई क्लास थी, अच्छी रिच क्लास थी, उनके खिलाफ था पूरे यूरोप में। द पैट्रियोटिक सॉन्ग मर्सेलेस composed by the poet Roger de Ilse was sung for the first time by volunteers from Marseilles। तो मर्सलीज में पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया सबसे पहले वॉलंटियर्स के द्वारा। एज दे मार्च इनटू पेरिस, जैसे वो मार्च मतलब पेरिस में गए उन्होंने ये गाना गाया। इज़ नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, जो कि अब नेशनल एंथम है फ्रांस का। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ टू द पीपल, ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर हुए थे ऑस्ट्रिया प्रशिया और फ्रांस इनके बीच में, इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी काफ़ी फेस करनी पड़ी है लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट किसको दिया, सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया। मतलब जो वीकर सेक्शन था, जो पुअरर सेक्शन था, उसको कोई वोटिंग राइट नहीं था। अब ये सब देख करके पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए, पॉलिटिकल क्लब बनने शुरू हो गए उन लोगों के द्वारा जो जिनकी ये इच्छा थी कि वो डिस्कस कर सके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर और अपने फॉर्म्स ऑफ एक्शन को प्लान कर सके। सबसे जो सक्सेसफुल क्लब रहा वो रहा जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स, द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो ज़्यादा धनी नहीं थे, कम अर्निंग वाले लोग थे, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस एज वेल एज सर्वेंट भी उसमें थे और डेली वेजर्स भी थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, उनके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। Jacobin started wearing long striped trousers and came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches। जैकोबिन्स ने क्या स्टार्ट कर दिया पहनना, स्ट्रिप ट्राउजर्स, और उनको सैंट क्यूलोट्स के नाम से भी जाना गया। In the summer of 1792, Jacobin planned a revolt of a large number of people of Paris। 1792 में जो जैकोबिन थे उन्होंने अब सोचा कि हम एक पेरिस में बहुत बड़ा रिवॉल्ट करेंगे। वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड, क्योंकि वो किससे गुस्सा थे कि सप्लाई भी कम थी और प्राइसेस फूड के बहुत ज़्यादा थे। तो पेरिस के लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया,
एक प्लान करना शुरू कर दिया। ऑन अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as the hostage for several hours। 10 अगस्त को उन्होंने क्या किया, अब ये क्या कहते हैं, अलग अलग प्लेसेस पर गए, किंग्स के पास भी गए और किंग को अपने हॉस्टेज में रखा कुछ घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। साथ ही फिर थोड़े टाइम बाद असेंबली ने सोचा कि हम क्या करेंगे, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन करेंगे। इलेक्शंस वर हेल्ड, अब इलेक्शंस होने लगे। फ्रॉम नाउ ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब जो नई असेंबली में ये जो डिसीज़न लिया गया कि सिर्फ जो 21 ईयर अबव मैन है, सिर्फ मैन, चाहे वो किसी इतना ही वेल्थ हो उनके पास, उनको वोटिंग राइट है। मतलब 25 हट गया और वेल्थी हट गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। न्यूली इलेक्टेड असेंबली को क्या बोला, कन्वेंशन बोला। On 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France as a republic। 1792 में उन्होंने मोनार्की हटाया और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लिया, रिपब्लिक। लुई 16 वो सेंटेंस टू डेथ। अब फिर लुई 16 को मार भी दिया गया, डेथ भी दे दी गई बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। इसके ट्रीजन के चार्ज पर को सज़ा मिली, मौत की सज़ा। The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। The Reign of Terror। रेन ऑफ टेरर मतलब एक डर का जो टाइम पीरियड चला, वो डर का टाइम पीरियड कब से चला, 1793 से 1794 में। रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो रोबेस्पायर थे, जो जैकोबिन क्लब के जो वो थे, हेड थे रोबेस्पायर, उन्होंने पॉलिसी फॉलो की थी कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, कि कंट्रोल करेंगे और पनिशमेंट करेंगे, इसकी पॉलिसी एडॉप्ट की थी। अब उसमें क्या करते थे, ऑल हीज एनिमीज, जितने भी उनके शत्रु थे, ये एक्स नोबल क्लर्गी, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, जो उनके साथ एग्री नहीं करते थे या जो उनके खिलाफ, जो उनके दुश्मन थे, वो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में रखा जाता था और फिर उनको मार दिया जाता था। गुलीटन मतलब एक मशीन, एक वो थी ऐसी मशीन जिसमें वो उनका सिर रख करके काट देते थे, तो उनको मार दिया जाता था। रोबेस्पायर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। रोबेस्पायर गवर्नमेंट ने क्या इशू किया, लॉज इशूज़ किए, कानून इशू किए, जिसमें कि वेजेस और प्राइसेस के मैक्सिमम प्राइस सील कर दिए। इट मीन्स उतने रख दिए। मीट एंड ब्रेड वर रेशन, मीट और ब्रेड जो थे उनको कम प्राइसेस में रखा गया। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट्स को ये फोर्स किया गया कि वो ट्रांसपोर्ट करके अपने ग्रेन को सिटीज़ में ले जा सके और वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस किया है उस पर बेच सके। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो बहुत ही महंगा वाइट फ्लोर था उसको मना कर दिया गया यूज़ करने से। एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। क्या किया गया, मतलब कि जो एक्सपेंसिव फ्लोर था उसको तो हटा दिया गया और सभी सिटीजन से ये कहा गया कि वो कैसे खाएंगे, इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे, जो होल व्हीट की, जो आटे की ब्रेड होगी उसका सेवन करेंगे। इंस्टेड द ट्रेडिशनल मोनेस्टियर्स सर एंड मैडम्स, ऑल फ्रेंचमैन एंड वुमेन वर एड्रेस्ड एज सिटोयन एंड सिटोयनी। मतलब सर और मैडम की जगह क्या वर्ड यूज़ करने लगे, फ्रेंच वर्ड, वुमेन के लिए सिटोयन एंड सिटोयनी, ये यूज़ करने लगे। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज। चर्च जो थे उनको बंद कर दिया गया और ऑफिसेज में उनको तब बदल दिया गया। रोबेस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसी सो हार्शली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। कि रोबेस्पायर अपनी पॉलिसीज़ को इस तरीके से परस्यूट करते थे, इतने हार्शली वो करते थे परस्यूट, कि जो उनके खुद के सपोर्टर्स थे उनको भी मॉडरेशन की डिमांड, वो भी अपने आप को मॉडर्नाइज करने की डिमांड करते थे। फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलिटन। अब जो रोबेस्पायर करता था वैसे ही उसके साथ किया गया, फिर बाद में उसको कोर्ट के द्वारा
कन्विक्ट किया गया, जो 1794 में अरेस्ट किया गया और उसको उसी तरीके से मार दिया गया जैसे कि वो दूसरे लोगों को मारता था। गुलेटन इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल्स थे और ब्लेड था, एक ब्लेड था जिसमें पर्सन को बी हेडेड किया जाता था, उसका सिर काट दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द डॉक्टर गुलेटन हु इन्वेंटेड इट, इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे? डॉक्टर गुलेटन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, and in next lecture we will discuss the next topic.